हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फतेह ऑनलाइन क्लासेज। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 6 से 12th तक की टेस्ट सीरीज। हम यहाँ डेली 6, 7, 8, 12th तक की जो सीरीज है उसको कंप्लीट करेंगे, जो कि साइंस में एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है। आजकल वो एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछे जाते हैं। तो हमारी आज की जो क्लास रहेगी वो कक्षा 6 के जितने चैप्टर है उनके साइंस के जितने क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, उनको हम सोल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है भोजन। यह कहाँ से आता है? इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? हमारा आंसर हो जाएगा शाकाहारी और मांसाहारी, यानी कि जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं वो सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है कि जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? शाकाहारी, यानी कि जो पेड़ पौधों पर निर्भर है उन्हें शाकाहारी कहते हैं। और जो जंतु मांस मछली खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा इंसान है कि जो दोनों को खाता है, यानी कि पादप भी और प्राणी, तो वो क्या है? सर्वाहारी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है, क्यों? जो मधुमक्खियाँ होती है वो फूलों से क्या इकट्ठा करती है? मकरंद को एकत्रित करती है और उसको अपने छत्ते पे भंडारित करती रहती है। इसका कारण क्या है? तो आइए देखते हैं हम ऑप्शंस में अकॉर्डिंग क्या सही है हमारा। कि जो फूल और उनका मकरंद है वो वर्ष में केवल कुछ समय ही क्या होता है? उपलब्ध होता है। बाकी टाइम इसमें भी उपलब्ध नहीं होता है, इसीलिए मधुमक्खियाँ इनको अपने छत्ते में एकत्रित कर लेती हैं। आइए इसकी जानते हैं व्याख्या क्या कहती है। व्याख्या इसकी है कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र करती है और वह अपने छत्ते में इसको क्या करती है? भंडारित कर लेती है। क्योंकि फूल और जो उनका मकरंद होता है वो केवल वर्ष में कुछ समय के लिए उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खियाँ जो होती है इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष क्या कर सके? वो इसका उपयोग कर सके। आपने देखा होगा कि जो मधुमक्खी छत्ता बनाती है तो काफ़ी सालों में जाके वो कंप्लीट होता है। इसीलिए मधुमक्खियाँ चुन चुन कर फूलों से मकरंद एकत्रित करती है, इसलिए शहद हमें मीठा लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कौवा मांसाहारी जीव है। अब हमें इसमें से समझना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं, जो कि एकदम सही है। क्वेश्चन कभी कभी हम ये देख नहीं पाते हैं कि वो सत्य पूछ रहा है या असत्य। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है हमारा कि सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प, पत्तियों को खाया जाता है, जो कि एकदम गलत है। सभी पौधों की जड़, पुष्प, तना, पत्तियों को हम नहीं खा सकते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। सही है, कुछ पौधे के 2 या 2 से, क्योंकि हम जैसे आलू होता है, गाजर होती है, इनकी जड़ों को खाते हैं। तो कुछ पौधों के हम ऊपरी हिस्से में जो फल फूल आते हैं उनको खाते हैं, तो ये भी एकदम सही है। कौवा मांसाहारी जीव है, जो कि गलत है। कौवा सर्वाहारी है। तो जो हमारी ये कथन है उसमें से हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 4। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। व्याख्या है इसकी कि सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प, पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पौधों का कुछ क्या होता है? विशेष हिस्सा ही प्रयोग योग्य होता है। सभी पौधों में कुछ विभिन्नताएं भी होती है। सरसों, पत्तियों तथा बीज का प्रयोग खाने हेतु किया जाता है, अर्थात कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने में प्रयोग किया जाता है। कौवा और क्या है? एक सर्वाहारी जीव है। आगे देखते हैं हम कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। शेर एवं बाघ क्या है? ये सब इसमें आंसर मिलाएंगे हम। तो ये क्या है? दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी क्या करते हैं? पादप एवं पादप के उत्पाद खाते हैं। पालक, फूल गोभी क्या है? सब्जियां है। दूध, पनीर, घी क्या है? सभी हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ये देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है कि शेर और बाघ ये क्या करते हैं? अपना शिकार खुद ढूंढते हैं और दूसरे जंतुओं को ये खाते हैं। शाकाहारी क्या होते हैं? शाकाहारी पादप और पादप से बने उत्पाद ही खाते हैं। पालक और फूल गोभी क्या है? सब्जियां। दूध, पनीर, घी, दही क्या है? सभी जंतु से उत्पादित होते हैं। आइए कक्षा 6 का जो दूसरा चैप्टर है भोजन के घटक, इसके कुछ क्वेश्चंस को हम करते हैं। इसके क्वेश्चन से पहला, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? तो आइए हमारे भोजन के जो पोषक तत्व हैं जो हमें नियमित रूप से ग्रहण करने चाहिए उसमें क्या क्या होना चाहिए? खनिज, लवण और विटामिन। और कहा भी जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यानी कि सब कुछ हमारे भोजन के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारे मन को स्वस्थ रखता है तो हमें किस तरीके का पोषक तत्व चाहिए जो हमें हमारे भोजन में अवश्य शामिल करना चाहिए। आइए देखते हैं कि इसमें विटामिन और खनिज, लवण दोनों होने चाहिए भोजन के पोषक तत्वों में।
आइए जानते हैं उस क्वेश्चंस की व्याख्या को। देखिए, भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे यानी कि रुक्षांश और जल भी होता है, यानी कि हमें ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए या ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए जिसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। तो तुमने जाना कि हमें किस तरीके का भोजन करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जिसमें खनिज लवण सम्मिलित होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो हमारे जो कथन है उनको देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, सही है, क्योंकि हमें जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती हैं, जो भी सही है, क्योंकि प्रोटीन और खनिज लवण से क्या होती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है, मेंटली हम स्ट्रांग बनते हैं। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं, यानी कि हमें जितना ज़्यादा हो सके विटामिन लेना चाहिए, जो कि हमारे बॉडी में प्रतिरक्षा का निर्माण करती है, जिससे हमारे शरीर को रोग नहीं घेरते हैं। तो इसमें पूछा गया है हमसे कि कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। उपयुक्त तीनों कथन सही है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर को क्या करता है, रोगों से रक्षा करने में सहायता देता है, जबकि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की क्या करता है, सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में विचार कीजिए, यानी कार्बोहाइड्रेट के जो विभिन्न प्रकार है उस पर हमें विचार करना है। क्वेश्चन है अमीनो अम्ल, मंड और शर्करा। क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो मंड और शर्करा तो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार है, लेकिन अमीनो अम्ल एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट नहीं बल्कि प्रोटीन होता है। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। जो हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो जो अमीनो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके के प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है, सही है। अगर वसा की अत्यधिक मात्रा हो जाएगी तो इंसान के जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बिगड़ के मोटापे की तरह बढ़ता जाता है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, जो कि सही है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि एक गलत कथन है। तो आइए हम इसमें जानते हैं कि क्या पूछा गया है। तो पूछा गया हमसे कि कौन सा कथन सही है। तो 1 और 2, कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें क्या होती है, अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है, यानी कि जो हमारे पोषक तत्व है उसके अलावा जल भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहा गया है ना कि जो हमारा शरीर है वो आधा जल से निर्मित होता है और हमारी बॉडी में आधा तो जल ही है। इसीलिए हमारे भोजन के साथ साथ जल भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन क्या था कि पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप से जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है, जो कि एकदम सही है। जो कि हम जैसे कि संतरा हो गया, कुछ भी हम सबसे ज़्यादा तरबूज हो गया, जिनमें जल उपस्थित होता है। अगर हम इस तरीके का डाइट लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी को जल की आवश्यकता जो होती है वो पूरी हो जाती है। और अगला कथन है, जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है, एकदम सही है। जो जल होता है वो हमारे शरीर से क्या होते हैं, जो अनवांछित जो गंदगी जो गंदगी होती है उसको पसीने के रूप में हमारे शरीर से ये बाहर निकालने का काम करता है। तो आइए जानते हैं इसकी व्याख्या क्या है। दोनों कथन सही है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में, जैसा कि जल, दूध और चाय। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है, सहायक होता है। आइए जानते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूचीबद्ध करना है हमें। अच्छा देखते हैं, विटामिन ए। तो अब भाज्य रोग क्या होता है, विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता हो जाती है। विटामिन बी की कमी से जो हम बचपन से पढ़ते हैं बेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी से हो जाता है हमें रिकेट्स रोग। तो ABCD से हमें ये सब कुछ हो जाता है।
विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, रतौंधी होती है, कमजोर दृष्टि, अंधेरे या फिर रात में कम दिखाई देता है। होता है ना कभी कभी किसी इंसान को जैसे अंधेरा होता जाता है तो वो बोलता है कि अब मुझे दिखाई देना कम कम होने लग गया है, तो उस तरीके की बीमारी विटामिन ए की कमी से हो जाती है। कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना ही बंद हो जाता है। ये किसके लक्षण है? रतौंधी के लक्षण है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी इस रोग का है क्या है? एक लक्षण है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जो कि मसूड़े से जो खून निकलता है, घाव बढ़ने में अधिक समय लगता है। इस रोग का जो प्रमुख लक्षण है वो विटामिन सी की कमी है, इसलिए हमें जो खट्टे फल वगैरह होते हैं उसका सेवन करना चाहिए। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, इसमें हस्तियाँ क्या होती हैं? मुलायम होकर मुड़ने लग जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन असत्य है? पूछा गया है विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। नहीं, एकदम सही है। विटामिन ए की कमी से आँखों की रोशनी बढ़ती है और हमारा त्वचा भी एकदम स्वस्थ रहती है। विटामिन बी1 घाव बढ़ने में सहायक होता है, जो कि एकदम गलत है। विटामिन बी1 घाव बढ़ने में सहायक नहीं होता है। इसकी रोग से तो क्या होती है? बेरी रोग होता है और दुर्बल जो मांसपेशियाँ होती है उसको जो मजबूत करने का काम करता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है, जो कि एकदम सही है। विटामिन डी हमारी अस्थियाँ, दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने से हमारे शरीर की सहायता करती है, जो भी एकदम सही कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि विटामिन बी1 घाव बढ़ने में सहायक नहीं होता है। अगला है हमारा कथन ए बी सी डी सही है, परंतु भी गलत है, क्योंकि विटामिन बी1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। घाव बढ़ने में सहायक विटामिन सी है, और विटामिन सी भोजन पकाने में गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें भोजन को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा, कैल्शियम से क्या बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म सही है? कैल्शियम से अस्थिक्षय रोग, आयोडीन से घिंगा या गोइटर, लोहा से दंतक्षय। जैसा कि आपको पता है, अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो अस्थिक्षय यानी हस्तियों जो होती है हमारी वो कमज़ोर होती जाती है। आयोडीन की कमी से घिंगा या गलघंटू रोग, क्वाइटर रोग हो जाता है, यानी कि गला फूल कर लटक कर आगे की तरफ आ जाता है। लेकिन लोह की कमी से दंतक्षय नहीं होता है, जिससे हमारे हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, क्योंकि ये गलत है। जानते हैं इसकी व्याख्या। लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं हम? यानी कि बहुत लंबी अवधि बचपन से ही जिनको विटामिन प्रोटीन वगैरह नहीं मिलता है तो उसके कारण उनके शरीर में क्या होने लग जाते हैं? अभावजन्य रोग होने लग जाती है। अभावजन्य का मतलब होता है कि किसी एक ऐसे पोषक तत्व की कमी उनके परमानेंट शरीर में चलती रहती है। आगे देखते हैं कि कैल्शियम की कमी से हस्तियाँ तथा दंतक्षय से संबंधित विकार होता है। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से, ना कि आयरन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण है। लोह की कमी से अरक्तता होती है, इस कारण रोगी कमजोरी का क्या करता है? अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कारण होती है? यानी कि हमारे जो बहुत से होते हैं ना बच्चे हैं जिनमें स्टार्टिंग में बचपन में उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, इस तरीके की कमी जो होती है वो प्रोटीन की वजह से होती है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरीके से क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाएगी, और वो ऐसा इंसान बौना आता है, यानी कि उसकी लंबाई नहीं बढ़ पाती। आइए हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, थर्ड, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। यानी कि हम इसमें देखेंगे रेशो के बारे में, वस्त्र निर्माण के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, धागा जिसे हम धागा बोलते हैं पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, जो कि एकदम सही कथन है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये गलत है। जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है। रेशम के तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, सही है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। हमें ऊन तथा रेशम किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आइए जान लेते हैं, इसका आंसर बी होगा, जो एकदम क्या है? सही नहीं है। आगे देखते हैं हम कि धागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे हैं। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा होता है। जूट किससे प्राप्त होता है? हमें एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा से हमें जूट या पटसन प्राप्त होता है। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। रेशम ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। रेशम और ऊन हमें किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसमें रेशम तंतु रेशम कीट से कोकून से खींचा जाता है, और ऊन भेड़ बकरी खरगोश ऊँट तथा याक के बालों से हमें क्या होता है? मखमल जैसा कपड़ा प्राप्त होता है। आगे देखते हैं हम
निम्नलिखित पर विचार करना है हमें। पूछा गया फ्लैक्स, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, रेशम, नायलॉन, इनमें से कौन से संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा 2, 3 और 4, यानी कि पॉलिस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन, ये सब क्या है? तंतुओं के संश्लिष्ट उदाहरण हैं। आइए जान लेते हैं। कपास, जूट, फ्लैक्स, रेशम तथा ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, अतः इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो कपास, जूट, फ्लैक्स, रेशम, ये सब कुछ हमें ये तंतुओं से और पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो जो हमें जंतु और पादपों से प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, यानी कि जो तो ना हमें पादपों से प्राप्त हुए ना जंतुओं से, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं संश्लिष्ट तंतु। जिस तरीके से पॉलिस्टर ये मानव ने निर्मित कृत्रिम कपड़ा है, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं की क्या है? ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पटसन यानी कि जो जूट की खेती होती है वो कहाँ की जाती है? तो जिस तरीके का आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जूट और पटसन की खेती दक्षिण में की जाती है और यहाँ तक कि हमारे पूर्वी क्षेत्र में भी की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी कि पश्चिमी बंगाल, केरल और बिहार। यहाँ पर क्या होती है? सबसे ज़्यादा भारत में जूट और पटसन की खेती की जाती है। इसकी व्याख्या थी कि भारत में जो पटसन की खेती है वो वर्षा ऋतु में की जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पटसन उगाई जाती है वर्षा ऋतु में होती है। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम में की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटसन जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, जो कि एकदम सही है। जो जूट होता है उसको जो पुष्प की अवस्था होती है उसी में उसको काट लिया जाता है। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं, एकदम सही बात है। काफ़ी दिनों तक उसको डुबो कर रखा जाता है, उसके बाद उसका जूट या पटसन तैयार किया जाता है। बड़े बड़े बोरे बनाए जाते हैं। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशे से जो तागा बनाया जाता है उसकी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। तो इसके सारे कथन सही हो जाएंगे। आइए जान लेते हैं इसकी व्याख्या। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं और फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। जल में डूबने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। कताई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आसपास, यानी कि जो रेशे होते हैं वो सारे मिलकर पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर वस्तुओं के समूह बनना। वस्तुओं के समूह बनने से पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, नींबू का रस, मिट्टी का तेल। क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो जल में विलय नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 और 4, यानी कि ऑक्सीजन भी नहीं है, सिरका और नींबू का रस ये क्या है? जल में विलय है। यानी कि मिट्टी का तेल जो होता है, तेल मिट्टी का हो या कोई सा भी हो, कभी जल में विलय नहीं होता है। आपने देखा होगा जब भी आप पानी के ऊपर तेल डालोगे तो उसकी बुलबुले या फिर कुछ परत जैसी पानी के ऊपर आ जाती है, इसलिए वो जल में विलय नहीं है, घुलनशील नहीं होता है। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। कुछ पदार्थ गैस जल से पूर्णतः घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थ जल में विलय पदार्थ यानी कि गैस कहलाते हैं। ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू का रस जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते, ऐसे पदार्थ जल में क्या होते हैं? अविलय कहलाते हैं। मिट्टी का तेल जल में क्या होता है? अविलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टील की प्लेट, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा और कांच। पूछा गया है हमसे कि उपयुक्त में से कौन से पदार्थ पारभासी यानी कि ट्रांसलेंट है? तो केवल दो, तेल लगा कागज। अगर किसी भी कागज पर तेल लग जाता है तो ट्रांसपेरेंट पारभासी हो जाती है, उसके आर पार हमें दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। वह पदार्थ जिनके आर पार स्पष्टतः देखा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट। तथा जिनके आर पार नहीं देखा जाता है उन्हें कहते हैं हम अपारदर्शी पदार्थ। कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी पदार्थ का क्या होता है? उदाहरण होता है। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें कहेंगे हम पारभासी पदार्थ, जैसे तेल लगा कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप हमारे इस सीरीज पे आगे तक बने रहिए क्योंकि इसके बाद बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर्स लेकर आ रहे हैं हम, क्योंकि हम जो चल रहे हैं वो एकदम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से जितने भी चैप्टर होंगे ना आपको एकदम मैं पूरा करवाऊंगी, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट करते रहना और आगे से आगे शेयर करते रहना,
क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं और कुछ पदार्थ जो होते हैं वो दिखावट में क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हैं। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो सही नहीं है। हमारे चारों ओर की वस्तु एक ही पदार्थ से कैसे बनी हो सकती है, और ना ही पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। तो यानी कि पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं और कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं वो अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती है, न कि एक पदार्थ से। अगला चैप्टर है हमारा पदार्थों का पृथक्करण। आइए पहला क्वेश्चन जानते हैं। पदार्थों के पृथक्करण यानी सेपरेशंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी हैं। निष्पावन, निस्तारण और निश्चदन। आंसर हो जाएगा हमारा डी 1, 2 और 3। यानी कि जितनी भी विधियां हैं वो सब क्या है, पृथक्करण की विधि है, जो कि हम बचपन में बहुत पढ़ते थे। निष्पावन, निस्तारण और निश्चदन तीनों ही मिश्रणों से अवयवों के पृथक्करण की विधियां हैं। इसके अतिरिक्त हस्त संचय यानी कि चालन, अवसादन, थ्रेशिंग और वाष्पन भी मिश्रणों से अवयव के पृथक्करण की कुछ अन्य विधियों के नाम भी यहाँ पर तुम्हें दिए गए हैं और इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप हमेशा याद रख लें कि कौन कौन सी विधियाँ पृथक्करण की हैं। आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं हम। पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि जो हमारी पृथक्करण की प्रक्रिया है उसमें बता रहा है हमें कि इसमें से कौन सा सही है या फिर कौन सा नहीं है। किसी भी मिश्रण के कणों के माप में अंतर का उपयोग चालन तथा निश्चदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण से रेत में भारी कण तली से बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि के द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निषेधन की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। वाष्पन की विधि का प्रयोग कर द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। तो हमसे क्या पूछा था कि पृथक्करण की विधियों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। चालन प्रक्रिया में जो होता है चलनी यानी कि जो छन्नी होती है उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रित अवयवों के बड़े बड़े कणों को छालकर अलग कर लिया जाता है। पहला, अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कपड़े का या फिल्टर पत्र का। इस प्रक्रिया को निषेधन कहते हैं। यानी कि निषेधन कैसे कहते हैं, जिसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको छान लेकर अलग कर लिया जाता है। दोनों प्रक्रियाओं के मिश्रण के कणों को माप में अंतर का उपयोग किया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों में तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अतः कथन क्या हो जाएगा, बी हमारा गलत हो जाएगा। द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। किसी द्रव को वाष्पन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम वाष्पन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। यानी कि एक सीमा तक ही हम उसे मिला सकते हैं, वो कहलाता है हमारा संतृप्त विलयन, यानी कि संतृप्त हो जाता है। जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सकी, यानी कि वो फिक्स है कि तुम्हें इसे इतना ही मिलाना है, वो कहलाता है हमारा संतृप्त विलयन। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई भी पदार्थ है उसके विलयन को हम गर्म करते हैं तो उसकी विलयता पर उसका क्या प्रभाव पड़ जाएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके विलयता पर उसकी विलयता बढ़ जाएगी। यानी कि आंसर ए हो जाएगा। विलयन का तापमान बढ़ने पर उसकी विलयता क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हमारे चारों ओर के परिवर्तन। यानी कि हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं जो परिवर्तन होता है वो सब कुछ। पहला है हमारा क्वेश्चन, औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो जाता है। उसका आकार छोटा हो जाता है या उसका आकार बड़ा हो जाता है, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता या फिर इनमें से कोई नहीं। जवाब हो जाएगा हमारा बी, उसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या क्या है।
औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है, ठीक है। यानी कि जो भी कोई लोहे की चीज़ होती है उसको पहले पिघलाया जाता है और उसके बाद ही उसमें लोहे का क्या होता है, सॉरी, लकड़ी का जो भी चीज़ होती है उसको शेप देने के लिए पहले उसमें एक क्या किया जाता है, हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। जो लोहा लिया जाता है वो लकड़ी का जो घेरा होगा उसे छोटा लिया जाता है, क्योंकि लोहे को जब पिघलाया जाता है तो वो चौड़ा हो जाता है और फिर जैसे ही वो ठंडा होता है तो वो सिकुड़ कर उसी शेप में आ जाता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है और फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग हम बैलगाड़ी में पहले जो चलती थी उसमें देखा होगा आपने कि जो उसके पहिए होते थे वो लकड़ी का रहता था, उसके ऊपर एक पट्टी से चढ़ी रहती थी जो कि किसकी होती थी, लोहे की होती थी। आगे क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार के द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदलना। पूछा गया है हमसे कि उपयुक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 और 4, यानी नमक का पानी में घुलना और कुम्हार के द्वारा मिट्टी के ढेर में बर्तन में बदलना। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। कागज का जलना तथा दूध का दही बनना ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते, जबकि नमक का पानी में घुलना तथा कुम्हार के द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन है, परंतु कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तनों को भट्टे में सेकने के बाद हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है।